बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो अर्टिकेरिया के बारे में है, जिसका दूसरा नाम हाइव्स है। जो हाइव्स होते हैं बेसिकली ये स्किन की एक बीमारी है, जिसे शायद उर्दू में छपाकी कहते हैं। अब ये जो बीमारी है ये दो तरह की सूरत में ज़ाहिर होती है। या तो एक्यूट यानी उसको ये कह लें कि अचानक ज़ाहिर होती है, या फिर जो है ये आस्ता आस्ता ज़ाहिर होती है। किसी कोई अंडरलाइन कंडीशन होती है और उसकी वजह से ये कई हफ्तों और महीनों बल्कि कई सालों तक रह सकती है। इस बीमारी में क्या होता है कि आम तौर पे जो है ना रेड से और जिसमें ख़ारिश होती है और इंग्लिश में तो हम उनको वर्ड्स कहते हैं, वो जो है ना किसी स्किन रिएक्शन से रिजल्ट हो जाते हैं। वो किसी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो जाती है। और आम तौर पे ये जो है ये अपने जो साइज़ में उनका जो है ना वो वेरी करते रहते हैं, और जो है ना कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि ठीक हो रहे हैं लेकिन फिर भी फिर बढ़ जाते हैं। और अगर ये 6 हफ्ते से ज़्यादा हो जाएं तो इसको फिर हम क्रॉनिक हाइव बोलते हैं। और ये जैसे मैंने पहले बोला, ये कुछ हफ्तों महीनों बल्कि सालों तक रह सकते हैं। समटाइम कभी कभी ये होता है कि इसकी जो कॉज है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। अब ज़रा आ जाते हैं कि इनकी सिम्टम यानी अलामात क्या होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो है रेड और जो या स्किन कलर के ना एक ऐसे पैचेस की शक्ल में ना बेल्ट्स, जिनको हम व्हील्स भी बोलते हैं, वो अपीयर हो जाते हैं और किसी भी जिस्म के हिस्से पे आ जाते हैं। और इनका साइज़ जो है ना और शेप जो है चेंज होती रहती है। कभी ये रेड हो जाते हैं, कभी इनका स्किन की तरह जो कलर होता है, ठीक है। और ये फेड होते हैं, फिर निकल आते हैं, और इससे ख़ारिश जो है ना वो बहुत शदीद किस्म होती है। और जब ये किसी एलर्जिक रिएक्शन का बायस बने तो वो कभी कभी जो सडन जो ये जो है अचानक अपीयर हो जाए तो माउथ की जो है ना लिप्स की स्वेलिंग हो जाती है। और ये जो आँखों के गिर्द गिर्द या फिर लिप्स पे और थ्रोट के इनसाइड जो स्वेलिंग होती है उसको हम एंजियोडीमा कहते हैं। और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है कंडीशन। फिर ये है कि ये जो व्हील्स होते हैं इनमें एक टेंडेंसी ये होती है कि जो है ना कोई ना कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। मतलब कोई ना कोई ऐसी वजह होती है, जैसे हीट होगी या एक्सरसाइज से भी हो जाते हैं या स्ट्रेस की वजह से, तो ये इनका हम कहते हैं ये फ्लेयर अप हो गया है, ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो शॉर्ट टर्म यानी एक्यूट हाइव्स होते हैं वो आमतौर पे जो है अचानक ज़ाहिर होते हैं और जो है ना 3-4 हफ्ते में या 2 हफ्ते में वो गायब हो जाते हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ कि कब आपको जो है ना डॉक्टर को इतला करनी चाहिए या फौरी तौर पे चले जाना चाहिए। ख़ास तौर पे जब ये एक्यूट हाइव्स इमरजेंसी की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, जिसमें कोई स्किन का एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसको हम एनाफिलैक्सिस भी बोलते हैं। उसमें यह है ना कि उसमें एक तरह की इमरजेंसी हो जाती है। उसमें कभी कभी आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको सांस उखड़ सकती है, और जो है ना आपकी जैसे मैंने पहले बोला एंजियोडीमा अगर हो तो लिप्स और आईलिड्स और टंग की स्वेलिंग हो सकती है। तो ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है जिसको एनाफिलैक्सिस कहते हैं। इनको फौरी तौर पे अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो फौरी तौर पे आपको अस्पताल पहुंच जाना चाहिए। अब आ जाते हैं कि इनकी क्या रीज़न्स क्या होती हैं। ये हाइव्स जो है ना क्यों अपीयर होते हैं। बहुत सारे केसेस में तो इसकी कॉज जो है ना पता ही नहीं चलती कि क्या वजह थी, ठीक है। अब इसमें ये होता है क्या है कि एक बॉडी में सब्सटेंस होता है, केमिकल कह लें, जिसका नाम है हिस्टामिन। वो रिलीज़ होता है तो उससे ये सारी एलर्जी की जो सिम्टम्स हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर ये एक्यूट हो जाए और सडनली अपीयर हो जाए तो ये सीवियर किस्म का एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। बहरहाल कुछ रीज़न जो है सामने आई हैं मेडिकल रिसर्च में कि ये क्यों होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ पेन किलर मेडिसिन हैं जिसकी वजह से जब वो बंदा खाता है तो उसका वो एक तरह का रिएक्शन कभी हो सकता है। या फिर अगर आपको कोई जो है कोई पैरासाइट या इंसेक्ट कोई कीड़ा काट जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर इन्फेक्शन हो कोई बॉडी में किसी और जगह में तो उस वजह से हो सकते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन आप स्क्रैचिंग करें तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ज़्यादा हीट से या ज़्यादा कोल्ड से भी हो सकते हैं। इसका आपको टेंशन या स्ट्रेस से भी ताल्लुक़ होता है। सनलाइट से भी हो सकते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी ये हो सकते हैं, या कुछ जो लोग ड्रिंक करते हैं यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में अल्कोहल, और उससे भी हो सकते हैं। और कोई तरह की फूड एलर्जी भी होती है जिसकी वजह से ये स्किन में आ जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने की स्किन पे किसी वजह से प्रेशर आ गया, जैसे आपने टाइट कोई वेस्ट बैंड बांधा है तो उस वजह से हो सकते हैं। और कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि आपकी जो है ना कोई अंडरलाइंग रीज़न होती है, कोई क्रॉनिक
पुरानी प्रॉब्लम चाह रही होती है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर रेयरली कैंसर भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये अपीयर हो सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं। जो क्रॉनिक कंडीशन होती है, जैसे मैंने बोला कि 6 वीक से ज़्यादा अगर हो जाए तो वो क्रॉनिक कंडीशन, क्रॉनिक हाइव्स उनको बोलते हैं। उसकी आमतौर पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, आस्ता आस्ता ठीक हो जाते हैं या फिर मेडिसिन से ठीक होते हैं। लेकिन जो एक्यूट जो सडनली अपीयर होते हैं, वो एक तरह की मेडिकल एमरजेंसी होती है, यानी जिसको हम एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कहते हैं। उसमें ये होता है कि आपको बहुत चक्कर आ सकते हैं, आपकी सांस उखड़ सकती है, आपकी जो है होंठ, आपके जो है वो आईलिड्स और आपकी जो ज़ुबान है और थ्रोट जो है वो बहुत, उसकी अचानक बहुत ज़्यादा सूजन हो सकती है। अब आ जाते हैं कि इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और एग्जामिन करते हैं। फिर हम पेशेंट से पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं ताकि इनके जो हाइव्स अपीयर हुए हैं उनकी क्या रीज़न है। कि उनसे हम पूछ सकते हैं कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं डेली, आप मतलब आपका काम क्या है, कहीं किसी ख़ास इंडस्ट्री में आपका जॉब है। फिर यह है कि उसमें हम पूछते हैं कि कोई आपको मेडिसिन तो नहीं ले रहे, कोई हर्बल रेमेडी या खुद से जो सप्लीमेंट्स कुछ अक्सर लोग ले लेते हैं वो तो नहीं ले रहे। फिर आप खाने में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ठीक है। और जब आपकी जो ये अपीयर होते हैं तो वो कितना टाइम लगाता है जो आपके जो हाइव्स हैं उसमें डिसअपीयर होने में, या बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। या फिर ये जो आपके हाइव्स हैं ये ज़्यादा पेनफुल स्वेलिंग के साथ तो नहीं आते। फिर ये जब सारी हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेके हम जब डिटरमिन कर लेते हैं कि अगर कोई इसके अंडरलाइन कॉज है तो फिर हम उस कॉज को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये जो है ना ये खुद ब खुद ही डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ कभी हम जो है ना स्किन की जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्टिंग भी करवाते हैं ताकि अंडरलाइन कॉज का पता चल सके। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। शुरू में क्या होता है कि आमतौर पे हम हल्की मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं, या इवन ओवर द काउंटर मेडिसिन भी एंटीहिस्टामिन मिल जाती हैं जिससे ड्रोजीनेस बंदे को नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी कॉमनली ड्रग आती है दुनिया में हर जगह, लोरेटाडीन, इसका क्लैरिटीन के नाम से आती है, तो वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। उससे ये कि ये काफ़ी बंदों में ये उसी से ये ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये जो मेडिसिन जो है ना ये काम नहीं करती हैं, सपोज क्लैरिटीन से नहीं है, तो फिर हम थोड़ी ऐसी दवाई देते हैं जिससे बंदे को थोड़ी सी ड्रोजीनेस हो सकती है, तो फिर उससे भी ठीक हो सकते हैं। जो मेडिसिन जिससे कुछ ड्रोजीनेस होती है उसकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, डॉक्सीपिन के नाम से आती है, ठीक है। फिर ये एक होता है कि हम ये ख्याल रखते हैं कि जो मेडिसिन जिस बंदे को हम दे रहे हैं वो फॉर एग्जांपल कोई खातून है, वो कोई प्रेगनेंट तो नहीं है या फीडिंग तो नहीं करवा रही, फिर ऐसी मेडिसिन देते हो तो ये ख्याल रखना पड़ता है। अब जब इनसे भी नहीं ठीक हो रहे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया शुरू में कि नॉन ड्रोजी एंटीहिस्टामिन ड्रग देते हैं, फिर ड्रोजी वाली देते हैं, उससे भी नहीं ठीक होता है, तो फिर जो है ना और हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन आती हैं जिसको H2 ब्लॉकर कहते हैं, जिसमें एक टैगामेट या उसका ओरिजिनल नेम सिमिटिडीन है, वो बड़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है, ठीक है। फिर यह है कि अगर ज़्यादा सिम्टम हो तो हम औरली स्टीरॉयड भी दे सकते हैं। एक प्रेडनिसोलोन ड्रग आती है लेकिन जो अक्सर यूज़ कर देते हैं हम इस तरह की कंडीशन में, लेकिन उसका ख्याल होना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म हम यूज़ नहीं करते क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। फिर एंटी डिप्रेसेंट जो है कुछ ड्रग्स आती हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया डॉक्सीपिन का, तो ये भी इससे भी कई पेशेंट ठीक हो सकते हैं। फिर एक ग्रुप ड्रग का आता है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स, वो भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। इसमें से एक ड्रग का नाम, एक बड़ी फेमस ड्रग है जिसको मोंटेल्यूकास्ट, जिसका ओरिजिनल नेम है और सिंगुलर के नाम से आती है। कभी कभी ये बहुत ही रेजिस्टेंट किस्म की ये बीमारी हो जाती है, ठीक नहीं होती, तो फिर हम इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। एक बड़ा फेमस इंजेक्शन आता है ज़ोलेयर के नाम से, वो जो है ना आमतौर पर महीने में एक बार लगाते हैं, तो इससे ये बड़े मतलब जो क्रॉनिक किस्म के और रेजिस्टेंट किस्म के आयत भी ठीक हो जाते हैं। या फिर बहुत ही रेयर केसेस में कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग आती है, साइक्लोस्पोरिन वगैरह, वो भी कभी कभी प्रिस्क्राइब करना पड़ जाती हैं। अब आ जाते हैं कि आप घर पे रह के आप को हम कुछ होम रेमेडी सजेस्ट करें, जिससे अगर आपकी कंडीशन ख़ास तौर पे अगर मामूली नौयत की है, एनाफिलैक्सिस या सीरियस एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, तो फिर आप घर पे बैठे इनको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि बशर्ते है कि ये कंडीशन बहुत ही माइल्ड हो, क्योंकि अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो, जैसे मैंने पहले बोला इमरजेंसी की, तो वो तो फिर फ़ौरन अस्पताल जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये आपको हम क्या एडवाइस करते हैं कि एक तो आप जो कपड़े हैं वो थोड़ा जो है ढीले डाले कपड़े पहने, लाइट मतलब किस्म के
ठीक है। और ज़्यादा आप स्क्रैचिंग वगैरह ना करें, ठीक है, या ज़्यादा जो सोप्स आते हैं जो बहुत हार्श किस्म होते हैं वो ना अप्लाई करें। फिर अपनी स्किन को उसको सूदिंग आई मीन सुकून पहुंचाने के लिए आप जो है ना बाथ ले सकते हैं, फ़ैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा कोई कपड़ा रख सकते हैं, या लोशन या बहुत सारी एंटी इचिंग क्रीम्स आती हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको ये चीज़ हम बताते हैं कि आप जो है ना एक अपनी सिम्टम को एक डायरी में नोट करें, और ये आप एक तरह की मुकम्मल हिस्ट्री रखें कि लिखें अपनी कि आपको ये क्यों अपीयर होते हैं, किस मौका पर अपीयर हुए हैं, कोई ऐसी खुराक तो नहीं खाई वो कि जिस वजह से ये आपको अपीयर हो जाए। उसमें फिर यह कि आपको ये डायग्नोज करने में आसानी हो जाती है, ताकि हम लेट से कि आपको फूड एलर्जी की वजह से हुए हैं तो हम उसके स्पेसिफिक उसके फिर बाद में टेस्ट करवा लें, ठीक है। फिर यह कि आपको जो मैंने पहले बताया ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं जैसे स्ट्रेस वगैरह, उससे आप अवॉइड करें, ठीक है। और ये भी हम बताते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई करें अपनी जल्द पे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी बीमारी और है, किसी भी कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, मेडिकल या इवन नॉन मेडिकल चीज़ें जो है वो पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। मुझे इससे हौसला अफजाई मिलती है कि मेरी वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।